बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब, A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आपको बताते चलें कि कल बड़ा जबरदस्त और बहुत ही दिलचस्प मैच हुआ लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के बीच। मुल्तान सुल्तान्स जो अब तक इस सीरीज में यानी इस टूर्नामेंट में टोटल अनबीटन थे, अब तक 6 मैचेस में से 6 मैचेस जीत चुके थे, लेकिन लाहौर कलंदर्स की फतूहात को ब्रेक लगा दी गई और ये ब्रेक लगाई है लाहौर कलंदर्स ने, जिन्होंने कल मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दे दी। और शिकस्त भी ऐसी नहीं कि कोई फाइटिंग शिकस्त नजर आती हो, ऐसी शिकस्त दी कि तकरीबन 53 रन से शिकस्त हो जाना मुल्तान सुल्तान्स को, जो टीम बड़े बड़े टोटल्स फॉलो कर लेती थी। कल का टॉस भी मुल्तान सुल्तान्स जीते, फील्डिंग करने का फैसला किया और लाहौर कलंदर ने जबरदस्त बैटिंग करते हुए 183 रन का टारगेट दिया। नाज़रीन, अब बात यह है कि मुल्तान सुल्तान्स जैसी टीम जिसके बैट्समैन बड़े जबरदस्त हैं, फील्डिंग बड़ी जबरदस्त करते हैं, ऐसा कैसे मुमकिन है कि लाहौर कलंदर्स ने कल इतना जबरदस्त परफॉर्म किया कि पूरी टीम को मुल्तान सुल्तान्स की 130 रन पर ढेर कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी फतह कल लाहौर कलंदर को हासिल हुई है। लेकिन नाज़रीन, इससे एक बात और भी वाज़ेह होती है कि अब कराची किंग्स के जीतने के चांसेस, यानी कराची किंग्स के आगे जाने के चांसेस कम से कम होते चले जा रहे हैं। बहरहाल, अब भी इससे पहले कि हम अपने जो गुफ्तगू है उसका आगाज करें, आइए पहले आपको पॉइंट्स टेबल दिखाते हैं और देखते हैं कि कौन सी टीम सर फहरिस्त है और कौन सी टीम है छठे नंबर पे। जी, पॉइंट्स टेबल आपके सामने नाज़रीन। मुल्तान सुल्तान 7 मैचेस खेले हैं, 6 मैचेस जीत के 12 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त। दूसरे नंबर पर हैं लाहौर कलंदर्स, 8 पॉइंट्स हैं इनके, 6 में से 4 मैचेस जीते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड, 5 में से 3 मैचेस जीते हैं 6 पॉइंट्स के साथ। तीसरे नंबर पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 5 में से 2 मैचेस जीते हैं 4 पॉइंट्स के साथ। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम चौथे नंबर पे है। और नाजरीन, पेशावर ज़ल्मी 6 में से यानी 6 मैचेस खेले हैं, 2 मैचेस जीते हैं 4 पॉइंट्स के साथ, ये 5वें नंबर पे। और कराची किंग्स 5 में से कोई मैच नहीं जीत सकी, 0 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पे। ये है पॉइंट्स टेबल। बहरहाल नाज़रीन, आपको कल के मैच के हवाले से हम ये बताना चाहेंगे कि 52 रन से जो मैच कल का मुल्तान सुल्तान्स हार गई, उसमें फखर जमान का बहुत बड़ा हाथ रहा। फखर जमान जो है वो पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच, जिसमें पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच वाई नॉट मेरी जान फखर जमान। लाहौर कलंदर्स 60 रन बनाए, 37 गेंदों पे 2 कैचेस पकड़े और यूं फखर जमान बने पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच, वाई नॉट मेरी जान। ये है, हमने आपको पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच के बारे में बताया। बहरहाल नाज़रीन, हमारे जो गेस्ट आज मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहेंगे। मेरे पहले मेहमान रोजाना हमारे साथ मौजूद होते हैं, बड़े अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नवीद जमीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नवीद भाई, खुश आमदीद कहते हैं आपको। थैंक यू डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद साहब। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। और नाज़रीन, आज हमें एक और पैनलिस्ट ने ज्वाइन किया है, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मजहर अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपको। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। नवीद भाई, मतलब मुल्तान सुल्तान जैसी टीम 130 रन पे ढेर हो गई, तो क्या समझते हैं सर? जीत जीत के थक गए थे, सोचा और भी लोगों को जीतना चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, पहले तो ये कि एक तो मैं मुबारकबाद दूंगा कल के मैच में लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस के ऊपर। लाहौर कलंदर ने जिस तरीके से अपने होम ग्राउंड के ऊपर अपने तमाशाइयों को बेहतरीन तरीके से एंटरटेन किया और वो ये मैसेज देने में कामयाब हो गए कल के मैच में कि अब लाहौर कलंदर हल्की नहीं आएगी। अब रह गई मुल्तान की बात कि मुल्तान सुल्तान से कल मतलब हम एक देखिए एक टीम जीतती जा रही। मैं आपसे पहले से कह रहा था कि ऐसा ना हो नॉकआउट मरहले में जाकर ये हारे तो उनके पास कोई चांस ना हो। अभी भी उनके पास सीखने का बड़ा जबरदस्त मौका है। कल का मैच वो सही टाइम पे, कोई बात नहीं, हार जीत खेल का हिस्सा है। आपके ख्याल में सही मौके पे हार गया था कि आगे जाके ना हारे? आगे जाके उनके लिए संभलने को उनको ये अंदाजा हो जाएगा कि हमारी स्ट्रेंथ में क्या प्रॉब्लम रही है। देखें कल उनकी टीम की तरफ से हुआ क्या कि वो जो शुरू में बैटिंग नहीं चल पाई, रिजवान रन नहीं कर पाए, शान मसूद रन नहीं कर पाए, तो मिडिल ऑर्डर भी उनकी एक्सपोज हो गई कल। तो ये थोड़ा सा उस पर वर्क करना पड़ेगा कि अगर ओपनिंग के अंदर रन नहीं मिल पाते तो फिर मिडिल ऑर्डर में आकर के उन्होंने किस तरह से परफॉर्मेंस करनी है। बैट्समैन की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही या लाहौर कलंदर अच्छा खेले? नहीं सर, लाहौर कलंदर तो नो डाउट कि अच्छा खेले। बॉलिंग जो है, देखिए बॉलिंग की स्ट्रेंथ उनकी ऐसी है, जैसे स्पेशली आपने कल राशिद खान ने जो
बाबर उसको रिजवान को आउट किया है। बिल्कुल कैलकुलेटेड चेक करके, जो बड़े बड़े स्टार बॉलर होते हैं वो उसी तरीके से बैट्समैन की वीक पॉइंट पकड़ते हैं, वो मुसलसल स्वीप खेल रहे थे, उनको लेग स्टंप खाली बच रहा था। हालांकि उससे एक गेंद पहले वहां से उनको वाइड बॉल पे 5 रन गए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसी लेंथ पे गेंद करी, उनको पता था यहाँ से बीट हुआ तो ये आउट हो जाएगा, और वो अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब हुए। रिजवान को उन्होंने यहाँ पे बल पकड़ लिया, आउट पकड़ लिया। तो फिर उसके बाद फरहान फरीद साहब क्या कहते हैं, यानी लाहौर कलंदर की बॉलिंग अपनी जगह, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स के बैट्समैन वैसी बैटिंग करते नजर नहीं आए सर। हाथों में भी कुछ कैच दिए गए हैं, मतलब जो हम भी मतलब देख रहे होते हैं तो देख के कहते हैं यार ये कैसा शॉट था। शान मसूद का शॉट बड़ा गैर जिम्मेदाराना था, क्या कहेंगे? एक सवालिया निशान तो बनता है, लेकिन कल पहली दफा एक्सपोज हुई है मुल्तान सुल्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग। हालांकि देखा जाए अनवर अली, टिम डेविस और रिजवान, शान मसूद, मतलब बैटिंग ऑर्डर उनका बड़ा ही पैक था। लेकिन यहाँ पर आके तारीफ करनी चाहिए लाहौर कलंदर की बॉलिंग की, उनकी फील्डिंग की और उनकी बैटिंग की। उन्होंने तीनों शोबे में आउट क्लास कर दिया मुल्तान को, और कहीं ना कहीं तो आके मुल्तान को मैच हारना ही था, क्योंकि 10 मैच कंटिन्यू जीतना, जाके उसके बाद नॉकआउट में जाना, फिर वहां अनबिटन रहना, तो ये एक तरीके से बहुत बहुत मुश्किल काम है। लेकिन लाहौर कलंदर ने ये साबित किया कि वो यकीनी तौर पर अपने क्राउड के सामने, अपने होम ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करना जानते हैं। जो चीज़ कराची ने जो लैक की है वो लाहौर ने जाकर साबित किया। तो अब कराची के लिए मैच, उनका लाहौर का जीतना कराची के लिए इंतहाई तौर पर मायूसकुन था, क्योंकि कराची के लिए अब ये टूर्नामेंट बहुत मुश्किल हो गया है। कराची अगर एक मैच भी हारता है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। लेकिन लाहौर कलंदर ने जिस तरह से बॉलिंग की है, जिस तरह से फील्डिंग की है, वो साबित कर दिया है कि लाहौर कलंदर यकीनी तौर पर इस्लामाबाद से दूसरे नंबर की सीट लेने के लिए भी आ चुकी है अब। ठीक है, मदर अमान साहब क्या कहते हैं सर? लाहौर कलंदर की टीम वैसे तो अब दूसरे नंबर पर है, कल का मैच जीतने के बाद तो साबित भी कर रहे हैं पॉइंट टेबल पे भी कि वाकई दूसरे नंबर की टीम है, तो इसलिए आप क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक जो है लाहौर कलंदर का ताल्लुक है, लाहौर कलंदर की टीम बिल्कुल बैलेंस टीम है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि जो वो बैलेंस नहीं है। जिस तरीके से उसकी बैटिंग यहाँ कराची में उसने खेला, जिस तरीके से उसने कल खेला, कल जो उसने बॉलिंग की है, ठीक है, उसने जो है 15 ओवर तक जो है वो मुल्तान सुल्तान को रोक के रखा, मगर वो 17.3 के बाद जो है वो 2.5 ओवर में उसने जो है 35 रन किए। ठीक है, एक दिन 182 का टारगेट जो है वो बड़ा टारगेट है, 183 रन का, ठीक है, दिया। मगर अब बाकी आप देखेंगे जब उन्हें वो बॉलिंग करने के लिए आए तो जाहिर बात है उनके थिंक टैंक ने उनको बिल्कुल किया हुआ, क्योंकि पिचों के अंदर जो जितनी भी पिचेस बनाई गई हैं, कराची की पिच को देख लें, लाहौर की पिच को देख लो, इस पिच के अंदर रन्स हैं, बिल्कुल फ्लैट पिच है। तो यहाँ पर जो है ना बॉलर उसी वक्त बच सकता है जब आप जो लाइन और लेंथ पे बॉल करेंगे। अगर लाइन और लेंथ पे बॉल नहीं करेंगे तो बैट्समैन पूरा चांस लेगा और आपको जो है वो रन लेने के। तो लाहौर कलंदर का आप ये देख लेंगे, लाहौर कलंदर ने बिल्कुल जो उनके बॉलर थे उन्होंने बिल्कुल लाइन और लेंथ पे बॉल की, और जो बैट्समैन थे उन्होंने पूरा चार्ज लिया। तो दोनों तरफ से आप उनकी टीम जो है एक कम्बिनेशन बन चुका है, और उनका जो है जो कम्बिनेशन है वो बेहतरीन है। और मैं समझता हूँ कि ये जो है टॉप की जो 2-3 टीमों में से एक टीम जो है हो जाएगी, ये बन जाएगी लाहौर कलंदर। यानी आपके ख्याल में लाहौर कलंदर आगे जाके मजीद जीतने वाली दोनों टीमें मैच हारी हैं, ये उल्टा अभी हो रहा है। 2 दिन से तो यही हो रहा है बिल्कुल, कि जो भी टीम टॉस जीत रही है, फील्डिंग करने का फैसला कर रही है, वो हार रही है। यानी ड्यू फैक्टर पे जा रहे हैं, बाद लेकिन हो नहीं में रहा। ड्यू फैक्टर फील्डिंग मेरे ख्याल में ड्यू फैक्टर नहीं है, यानी उस तरीके से बैटिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सेकंड इनिंग्स में चेस करना मुश्किल नजर आ रहा है, और रन भी ज्यादा नहीं हो रहा है। टीमों के लिए अभी तक ये पता नहीं है कि इस पिच पे टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी है या चेस करना है, अभी तक ये भी समझ में नहीं आ रहा है। टॉस जीतने के बाद ये नहीं डिसाइड हो पा रहा कि क्या करना है। बहरहाल नाज़रीन, हमारे पास एक सेगमेंट होता है माई विशेस फॉर PSL बाय मेडिकैम। तो आइए पहले ये सेगमेंट देखते हैं, माई विशेस फॉर PSL बाय मेडिकैम। My name is Abdullah and my favorite team in PSL 7 is Karachi Kings. But my favorite player is Shadab Khan because he is a very good captain. The best team in PSL 7 is Multan Sultan and the favorite player of mine is Mohammad Rizwan. Laehor Qalandar is the best team of PSL 7 and the best player of PSL 7 is Shaheen Shah Afridi. Favorite team is Multan Sultan and my favorite player is Mohammad Rizwan because of his best batting. My favorite team is Karachi Kings and my favorite player is Babar Azam because he is a very great batsman. जी नाज़रीन, ये सेगमेंट आपने देखा माय विशेस फॉर PSL बाय मेडिकैम। यहाँ हम एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए पेप्सी प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल,
जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 powered by Medicam and Me Body Spray. It's all about me. Sponsored by Real Sports Club A&I Group of Companies and Etemad Online Expo. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 powered by Medicam and Me Body Spray. It's all about me. Sponsored by Real Sports Club, A&I Group of Companies and Etemad Online Expo, presented by Pepsi. इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको अब हम बताते चलें कि हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला, जो कि मी बॉडी स्प्रे है और मी बॉडी स्प्रे जो है वो फ्रेग्रेंस पार्टनर भी है लाहौर कलंदर्स के साथ। तो सबसे पहले हम जुनैद साहब को खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी टीम लाहौर कलंदर जो है वो कल कामयाब हुई और मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी। इस वक्त PSL की सबसे बेहतरीन टीम को शिकस्त देना बहुत बड़ी बात है। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, शुरू से हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि अगर किसी टीम ने सही कॉम्बिनेशन बनाया है इस PSL के अंदर तो वो मुल्तान सुल्तान है और लाहौर कलंदर्स है। और अगर हमने देखा तो फर्स्ट लेग में भी मुल्तान सुल्तान के खिलाफ 200 रन जो ना वो उन्होंने बनाए थे, बट मुल्तान सुल्तान ने जो ना बड़ा जबरदस्त तरीके से उसको चेज आउट कर दिया। और कल जैसे हमने देखा राशिद खान की बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग, शहनशाह अफरीदी की बॉलिंग, 180 रन का डिफेंड करना आसान नहीं था, बट ऑल क्रेडिट गोज टू द मैनेजमेंट। और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है ना वो प्लानिंग की और ये देखा कि किस तरीके से शान मसूद को और रिजवान को जो ना ब्लॉक किया जा सके। सर, कल आपको मुल्तान सुल्तान की बैटिंग फेलियर नहीं नजर आई? मतलब एक तरफ लाहौर कलंदर की अच्छी परफॉर्मेंस नो डाउट, बट मुल्तान सुल्तान की वो परफॉर्मेंस थी नहीं सर। थोड़ा लूज खेलते हुए नजर आए। दे वर नॉट वेरी मच फाइटिंग टू विन द मैच। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि जिस वक्त हमारा ओपनिंग स्लॉट अच्छे रन बना रहा हो, जो मुल्तान के साथ और लाहौर कलंदर्स के साथ दोनों जो ना चीजें शामिल हैं कि दोनों के ओपनर्स जो ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कल जैसे ही जो ना मुल्तान सुल्तान के दोनों ओपनर्स फ्लॉप हुए तो उनसे उनका मिडिल ऑर्डर जो ना उसको रजिस्ट नहीं कर सका। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि पूरे PSL में उनके पास किसी भी किस्म की कोई टफ सिचुएशन ही नहीं आई मिडिल ऑर्डर के ऊपर, जहां पर कोई प्रेशर ही नहीं आया, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो उनके ओपनर्स थे वो ऑलमोस्ट बेसिक जो ना वो काम कर चुके होते थे, बॉलर्स की जो ना कमर तोड़ चुके होते थे। बट कल जैसा वो बिल्कुल ही डिफरेंट था और वो जिस वक्त पैनिक के ऊपर आए, और जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उस पैनिक सिचुएशन के अंदर जो मिडिल ऑर्डर को परफॉर्म करना चाहिए था वो किया ही नहीं उन्होंने। अच्छा सर, क्या समझते हैं लाहौर कलंदर अब एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ सकेंगे? वैसे भी पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पे आ गए हैं सर, 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे आना। अब सुपर 4 में तो तकरीबन जगह बनी गई है। शायद अगर कोई अपसेट ना हो तो लाहौर कलंदर इज वन ऑफ द टीम्स इन सुपर 4। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस PSL के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो इस वक्त लाहौर कलंदर को फेस करने को मिलेगी वो ये कि तमाम टीम के जो प्लैटिनियम प्लेयर्स हैं वो आ रहे हैं। जैसे हमने कोयटा में देखा जेसन रॉय, बट कराची में देखा आपका जॉर्डन आया। बट जो बेसिक प्रॉब्लम जो इस वक्त लाहौर कलंदर के साथ हुई है वो ये हुई है कि जो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड राशिद खान वो वापस जा रहा है। उसकी कमी उन्होंने फवाद अहमद से पूरी करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स राशिद खान को जो ना फवाद अहमद जो ना रिप्लेस नहीं कर सकता। एक तो राशिद खान की अपनी बॉलिंग और जो जिस फॉर्म में उसकी स्लॉगिंग चल रही है, जिस तरीके से उसने 8 ओवर में 25 रन 20 रन जो 8 बॉलों पे 20-25 रन जो बना देता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो इस टाइम के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा प्रेशर जो है ना वो लाहौर कलंदर के ऊपर पड़ेगा। नो डाउट इनके पास क्लास है, हफीज जैसे, डेविड वीजा जैसे, बट ये देखते हैं वो किस तरीके से इसको जो ना ओवरकम करते हैं। ठीक है, लगता तो ऐसे ही है कि जो फाइनल होना चाहिए वो बेसिकली जो बेहतरीन 2 टीमें हैं वो लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान। जी सर। अच्छा सर, अब आज का जो होने वाला मैच है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान है। क्या समझते हैं सर, कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से कुछ नजर आएगा या फिर उसी तरह से जिस तरीके से चीजें चल रही हैं? ऑल्दो चौथे नंबर पर हैं इस्लामाबाद और
क्वेटा में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन आज का मैच जो है वो डिफरेंस क्रिएट करेगा, आप क्या कहते हैं? देखिए, सेम इसी तरीके से क्वेटा को भी एक बहुत ही खतरनाक किस्म का इंजरी क्राइसिस जो ना फेस करने को मिला है। आपका जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, क्या नाम है इनका? नवाज जी, मोहम्मद नवाज। वो मोहम्मद नवाज, वो बहुत ही बड़ा ब्रेक है और आई थिंक एक बहुत ही बड़े ऑलराउंडर से जो ना वो कोयटा मिस करेगा। बट 205 रन इन फ्रंट ऑफ लाहौर कलंदर्स टीम, उनका जो मॉरल बहुत ही हाई है और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो ना उनको एक्चुअल में जो ना वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो ना टफ टाइम देना चाहिए और देना भी चाहिए और उनको ये मैच जीतना भी चाहिए ताकि वो टूर्नामेंट में अपनी पोजीशन बरकरार रखें। जिस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट में पिशावर और कराची खेल रहा है, सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट जो ना इन दोनों के साथ ही है। तो उस चीज का एडवांटेज उठाते वक्त जो ना आई थिंक कोयटा को थोड़ा सा स्ट्रांगली कम बैक करना चाहिए और अपनी जगह जो ना कंफर्म करनी चाहिए टॉप 4 में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। और आपको बताते चले, अभी हमें फैजान बाकर साहब ने ज्वाइन किया है, बहुत अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, कोच हैं, क्रिकेटर हैं। फैजान बाकर की कल की प्रेडिक्शन थी लाहौर कलंदर के हवाले से, तो मैं इनको वाकई अप्रिशिएट करना चाहूंगा। जो प्रेडिक्ट इन्होंने किया था, जो नाम दिए थे, सेकंड प्रेडिक्शन कामयाबी के साथ हुई है। कुछ है आपके कनेक्शंस, मुझे लगता है कि हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपसे प्यार का कनेक्शन है, एक बार फिर आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू। बाकी क्रिकेट थोड़ी सी देख रहा हूँ तो मुझे चीजों का अंदाजा ना, देखिए पहला मैच जो लाहौर में हुआ ना, यानी आप सिर्फ देख रहे हैं, बाकी लोग नहीं क्रिकेट नहीं, ये देख रहे मुझसे अच्छा देख रहे हैं। हाँ। बट अल्लाह ताला अब तक मेरी बात को पूरा कर रहा है। और किसी दिन फरहान भाई की, नवीद भाई की, बसर भाई की बात कहने की पूरी होती है, मुख्तलिफ चैनल पे बैठते हैं, तो मैं बात कर रहा हूं, अल्लाह अभी तक मुकम्मल बात को मेरी रख रहा है। ठीक। तो ये कि मसला इतना सा है कि लाहौर कलंदर ने जिस तरह कल मैच खेलना था ना, वो उसी एक्शन में नजर आई। आप देखें कि 182 रन जरूर थोड़ा अपने म्यार से, अपनी परफॉर्म से कम किए, मगर पिच में लाहौर में बन इतने ही रहे। आज सेकंड मैच है, जी यही वही कह स्कोर रहा आ हूं रहा कि है पिच भी थोड़ी सी और सेकंड बैटिंग मुश्किल हो रही है। एग्जैक्टली जैसे बॉल पुराना हो रहा है, 8 ओवर के बाद आप बॉल देखें, बॉल उस तरह ट्रैवल नहीं कर रहा। हाँ। पिच पे बॉल लिप नहीं हो रहा, ऊपर नहीं आ रहा, बॉल उस तरीके से जा नहीं रहा। और आपने अक्सर मैचों में देखें तो अब बॉलर बीच में नकल बॉल भी करना शुरू हो गए, वेरिएशन के साथ कर रहे हैं, तो बॉल इसी तरह मुश्किल कर रहा है, बैट पर क्लियर नहीं आ रहा। आप देखें फखर जमान सेट खेले, उसके बाद भी उन्होंने बीच में थोड़ा टाइम लिया। कामरान गुलाम और हफीज ने शुरू में आते ही जो 8-8, 10-10 बॉलें स्लो खेले ना, हफीज का जो प्रेशर था वो फखर जमान को बार बार छक्के मारने में मजबूर करके आउट भी करा गया, क्योंकि 12 बॉल हफीज ने खेली और 2-3 रन किए। बट इन द एंड हफीज ने उसको फिनिश अच्छा कर दिया, 44 कर दिए। कामरान ने, मैंने नाम लिया था, 28 गेंदों पे कर दिए, जो कि नॉट बैड, स्ट्राइक रेट अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और 19वें ओवर में भी सर बड़ा जबरदस्त तरीके से इन्होंने खेला, वरना स्कोर शायद 165-70 से ज्यादा हो नहीं पाता। जो आखिर में जो हिटें लगी, लगातार 3 छक्के लगे, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा। बहरहाल नाज़रीन, हम अपने पैनल से मजीद बात करेंगे, एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए पेप्सी प्रेजेंट्स यॉर्कशायर स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब एंड आई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेप्सी प्रेजेंट्स द यॉर्कशायर स्कूल, जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 7 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी, स्पॉन्सर्ड बाय रियल स्पोर्ट्स क्लब एंड आई ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड एतमाद ऑनलाइन एक्सपो। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के मैच के हवाले से, जो कल खेला गया। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर की जानिब से देखने में आई और एक बहुत ही अनयूजुअल परफॉर्मेंस जो है वो मुल्तान सुल्तान्स ने पेश की। मुल्तान सुल्तान्स की पूरी टीम जो है वो 19.3 ओवर्स में टोटल 130 रन बना के आउट हो गई। अब तक मुल्तान सुल्तान्स को इस किस्म की सिचुएशन देखने का मौका नहीं मिला था, यानी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पे, जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है उसके ऊपर आज तक प्रेशर नहीं आया था। ओपनर्स ही इतने अच्छे रन कर जाते थे कि मिडिल ऑर्डर पे कोई किसी किस्म का दबाव नहीं आता था। ये पहला मैच था जिसमें मुल्तान सुल्तान्स की मिडिल ऑर्डर बैटिंग को टेस्ट किया गया, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स को जो समझा जा रहा था कि उनकी बैटिंग लास्ट तक जाती है और किसी किस्म की कोई भी दबाव से निकलने की सलाहियत रखती है, तो कल हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान्स में अगर तो अपने आप को दुरुस्त नहीं करते हैं और मिडिल ऑर्डर जो बैटिंग है उसको मजबूत नहीं करते हैं या प्रेशर लेने की उनको आदत नहीं डालते हैं, तो फिर शायद मुल्तान सुल्तान्स के लिए किसी भी नॉकआउट मैच में भी इस किस्म की मुश्किल आ सकती है। बहरहाल नवीद भाई क्या कहते हैं सर, किस तरीके से मुल्तान सुल्तान्स कम बैक करेंगे?
डॉक्टर साहब, मुल्तान सुल्तान एक शिकस्त से तो कोई मसला नहीं होता कि टीम हार गई खेल का हिस्सा है, 5 मैच जीते हुए हैं टूर्नामेंट के अंदर अभी तक वो लोग हैं। लेकिन मैं यहाँ रिजवान की बैटिंग टेक्निक को थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। कल रिजवान जिस तरह बैटिंग कर रहे थे और जिस तरह उनको राशिद खान ने ट्रैप किया, ये उनके लिए लम्हा फिक्र है। वो देखें, बैट्समैन जब स्वीप पे खेलने जाता है ना, इसका मतलब क्या होता है उसकी समझ में नहीं आ रहा। और रिजवान अब कोशिश यही करने लग गए हैं, कल के मैच में करते हुए नजर आए, स्ट्रगल करते हुए नजर आए, शॉट खेलने, बड़ी शॉटें खेलने की। अगर वो बड़ी शॉटों से ज्यादा गेंद को मिडिल करने पे ज्यादा गौर करते हैं ना, तो आसानी से रन्स भी हो जाते हैं। ठीक है, बॉलिंग लाहौर की जो बॉलिंग इस वक्त है, नो डाउट इस पीएसएल के अंदर सबसे अच्छी उनकी बॉलिंग साइड है। तो आपकी बैटिंग टेक्निक भी उसी लिहाज से चेंज होनी चाहिए। आपको अंदाजा होना चाहिए कि इनके बॉलर्स जो है गलतियां करेंगे नहीं, आपने गलतियां उनसे करवानी है। लेकिन कल राशिद खान ने जिस तरह उनको आउट किया, उनको ट्रैप कर दिया, उनके उससे प्रेशर उनकी टीम के ऊपर आ गया। तो रिजवान को यहाँ थोड़ी सी अपनी बैटिंग टेक्निक को देखना पड़ेगा। वो हर बॉल को समझते हैं कि वो स्वीप मार देते हैं, उनके बल्ले पे आ जाती है। ठीक है, जब तक आपकी आ रही है लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, बैट्समैन जब स्वीप खेलने जाता है ना, इसका मतलब क्या होता है, वो बॉलर की ना उसकी लेग स्पिन समझ में आ रही है, ना उसको गुगली समझ में आ रही है, वो सिर्फ बल्ला चलाता है इसलिए। जी जी जी, झाड़ू फेरा जा रहा है, जनाब जनाब, ये मैं आपको बड़ी काम क्या बता रहा हूँ, ये टेक्निकल बात है जो बैट्समैन ये करता है जब वो बचता है बॉलर। जावेद मिराज भी बड़े स्वीप लगाया करते सर, जावेद मिराज की तो क्लास ही कुछ होती है। उसके पांव आपने देखते थे कितने तेज चलते थे, दुनिया में इतने तेज पांव, इतना जबरदस्त फुटबॉल किसी भी प्लेयर का नहीं था जो इतना तेजी से ऊपर जाता था, उतनी तेजी से पीछे भी आता था फौरन। फास्ट बॉलर को भी रिवर्स स्वीप लगाते हैं। जावेद भाई की तो क्या बात थी, वो तो हमारे मतलब पाकिस्तान के लिए ऐसा फखर है। इतना टाइम उनके पास होता था कि बॉलर की बॉल फेंकने के बाद जो है उन्होंने बॉल करा दी और उसके बाद घूम के दूसरी साइड पे रिवर्स स्वीप लगाते थे। मैं तो कह रहा हूँ जितना तेज फुटवर्क जावेद भाई का था, उनसे तो जवाब ही नहीं। ऐसा तो फुटवर्क किसी का नजर आता है तो सिर्फ मुझे शुएब मलिक का नजर आता है पाकिस्तान टीम का, जो बहुत तेजी से गेंदें पकड़ता है। तो वो फुटवर्क जो जावेद भाई का था, जावेद भाई बहुत तो बॉलर की पूरी स्पिन को खत्म कर दिया करते थे। उनको इतना अबूर था अपने बैटिंग के ऊपर, उनको इतना पता था मुझे आउट ही नहीं कर सकता। तो ये बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। और यही बात शुएब मलिक में भी आप कह रहे हैं। सर, शुएब मलिक मैंने बताया फुटवर्क, मैं आपसे बात कर रहा हूँ फुटवर्क की टेक्निक की बात कर रहा हूँ। शुएब मलिक भी बॉलर की स्पिन को खत्म करने के लिए अपना फुटवर्क का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। हाँ। और ये चीज इंतजाम भी करते थे, लेकिन वो अटैक नहीं, रिजवान की थोड़ी सी टेक्निक अपनी चेंज करना पड़ेगी, सही करना पड़ेगा। वो मारते हैं जरूर, उनका शॉट अच्छा है, ये उनका बड़ा पैटर्न शॉट है, लेकिन स्वीप लगाने का मतलब ये कि बॉलिंग जो स्पिनर उनकी समझ में नहीं आ रही थी। सर, आप बड़े से क्लास नजर नहीं आई रिजवान की। जब बॉलर की बैट्समैन की समझ में नहीं आता तो वो कोशिश करता पाँव निकाल के स्वीप करके गेंद को जान छुड़ा ले, उसको पता चल रहा होता है लेग कर रहा है। मुझे ये बताएंगे आपको। सर, बात तो माननी पड़ेगी, बात पते की जितनी तेजी फुटवर्क जावेद मिराज का था उतनी तेजी से नवीद भाई ने भी बयान किया। और इनकी तेजी से मैं खुश हुआ, मगर टाइम फिर भी लॉन्ग प्रो हो गए, लंबा ले गए। और वो लंबी बैटिंग करने के आदी रहे ना जावेद मिराज भी और ये भी। तो मगर आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि टेक्निकल एस्पेक्ट पे जो नवीद भाई ने निगाह रखी ना, इट्स वन ऑफ द वंडरफुल। आज का कमेंट नवीद भाई का रिमार्केबल है, बट एंड में फिर मौका देगा कि मतलब जावेद मियां था जेएम और एचएम को मिलाना जरूरी थोड़ी था, वो एसएम है, ये जेएम है। तो एसएम तो उनके पैर पे भी नहीं आते। शुएब मलिक का फुटवर्क कुछ भी नहीं है, वो फुटवर्क सिर्फ राउस बॉल में चलेगा, अब सिर्फ वो घरों पे चलेगा। ये पता नहीं क्यों शुएब मलिक के, मुझे तो समझ नहीं आता क्रिकेट में शुएब मलिक को क्यों इतना बड़ा अलमिया बना के पेश किया जा रहा था, बड़ा स्टार। वो स्टार नहीं है, वो स्टार के पीछे की कहानी है। जो फिल्मों में आते थे उस दौर में, ड्रामों में, जो पड़ोसी मुल्क के ड्रामे आते थे, वो कहानी घर की है, खाम खाई की। तो ये शुएब मलिक का ऐसा कोई फुटवर्क नहीं रहा। देखिए, वसीम अकरम की निगरानी थी, शफकत थी, भाईचारगी थी, पीआईए था, मामला थे, तो क्रिकेट में भी आ गया। ऐसे ऑफ स्पिनर तो कराची में सुबह शाम पैदा होते थे, सुबह शाम चले जाते थे। बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं। नहीं सर, वो बाद में की एडजस्ट करने के बाद तो राजू भी पाकिस्तान का सुपरस्टार बन जाएंगे, ये भी बन सकते हैं। अभी उम्र के बाद 28 साल के हो रहे हैं, 50 साल तक पाकिस्तान के। ये हमारे यहाँ अलमिया, जिसको बनाना हो उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिसको नहीं बनाना हो उसके लिए सारे क्राइटेरिया। शुएब मलिक 96 में आए, किस हैसियत से आए थे सर आप बताइए? बॉलिंग ऐसे ऑफ ब्रेक बॉलर पाकिस्तान में कराची में गली में होते थे। मैं इनकी बात तारीफ करूंगा जी। फॉरेन ट्रैक बदल नहीं, मैं इनकी बात सर, मैं एक मिनट बताता हूँ। देखिए, बात तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहा हूँ इनकी बात की कि कराची का लड़का या सिंध का लड़का या पाकिस्तान से हटके, पंजाब से भी हटके कोई लड़का परफॉर्म करता है जिस तरह शुएब मलिक खेलते रहती लंबी क्रिकेट नहीं खेलते। बिल्कुल, ये बात मैं तारीफ करूंगा। ये उनको एक एज मिलता है पंजाब का होने का, स्पेशली मैं बता रहा हूँ, और शुएब मलिक होने का। ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ है, सियासी होने का। मतलब आप ये देखें, हमारे यहाँ प्लेयर कराची से लड़कों ने इतने रन किए, खुर्रम मंजूर ने इतनी परफॉर्मेंस करी। आप अभी असद शफीक को देखें, 70 टेस्ट खेलने के बाद भी उसका नाम टेस्ट टीम में नहीं आ रहा। अनोखी चीज आपको बताना, पीएसएल चल रहा है, अनोखी चीज सुनिए आप। शुएब मलिक साहब मुल्तान में वारिद होते हैं, अल्लाह ताला कैसे सेटिंग बनाता है उनकी, मुझे समझ नहीं आती। कौन कौन से सियासतदानों को घरों में बैठ जाते हैं, घर पे पैरों में कहाँ बैठे। कराची किंग्स से आगाज किया और अब मुल्तान सुल्तान की टीम में जब वो गए, सुने आप सीन, एक 40 साल के आदमी है जिन्होंने क्रिकेट से ताल्लुक छोड़ दिया। पुराने क्रिकेटर जरूर है, उन्होंने पाकिस्तान से भी एक T20 खेला, ठीक है, सियालकोटी थे। आपको जैसे लोगों के दरमियान बैठते हैं या शायद
डकआउट की बातें भी की जी जाती हैं। मेरे पास सब, मैं ज़ाहिर है एक इंटरनेशनल सिस्टम के साथ रहता हूँ चीज़ों का मामला का, तो मुझे रहती है क्योंकि आप जैसे लोगों के पास हूँ तो फिर और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती लग है। रहा है मुझे अंदर की कुछ बातें आप जी जानते हैं। अब देखिए फिर वो बताएं सियालकोटी थे और क्रिकेट से इतनी उनकी गहराई इस टाइम नहीं चल रही थी, क्रिकेट एरिया में सर्किट में नहीं थे, फर्स्ट क्लास भी वो बहुत दबी बुझी खेल रहे थे, उनकी बहुत लंबी हाइट है, कीपर रहे, ये पहुंच नहीं पाएंगे, सब इशारे भी दिए। मुल्तान सुल्तान में जैसे मलिक साहब कप्तान मलक वहां पहुंचे और उन्होंने अपना मलकपन दिखाने के बाद पूरी शुएब मलिक ने लॉबी बनाकर शकील अंसर को मुल्तान सुल्तान की टीम में करा दिया, जिसका क्रिकेट में पीछे कोई कैरियर, और न कराची बोली न पंजाब बोली, क्योंकि कराची के अहदेदार भी शकील शेख के आगे ही झुकते हैं, पंजाब के आगे झुकते हैं, इस्लामाबाद के आगे झुकते हैं, IIT के आगे झुकते हैं। परफॉर्मेंस तो अच्छी जा रही है ना मुल्तान सर, में। performance नहीं। मदर अमान साहब क्या कहेंगे सर, जो यानी परफॉर्मेंस नजर आई है लाहौर कलंदर की, आगे क्या आपको नजर आ रहा है कि फाइनल मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का होगा, या अभी तो सिर्फ 8 पॉइंट से 4 मैचेस जीते हैं, अगर कराची 5 मैचेस लगातार जीत जाए और लाहौर कोई ना जीत सके तो हो सकता है आउट भी हो जाए, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से कराची को यहाँ पर एडवांटेज था, अपना क्राउड भी उसका अपना था और उसका ग्राउंड भी अपना था, उसने जो यहाँ पर एडवांटेज नहीं दे सका, और यहाँ पर जैसे फ्लैट पिचें थी, और जैसे दरअसल आप ये देखेंगे जो कराची की टीम है, कराची की टीम में कम्बिनेशन बना ही नहीं है, ना उसके पास बॉलिंग का जो कम्बिनेशन बना है, ना उसके पास बैटिंग का बना है, सिर्फ और सिर्फ एक जो है जो उनका कैप्टन है वो अपना खेलता है, बाकी कोई भी लड़का जो है उसका साथ नहीं दे पा रहा। तो जब इन्होंने पिक जब करनी थी तो उसी वक्त इन्होंने कम्बिनेशन बनाना था कि कैप्टन ने किस लड़के को लेना है और किस लड़के को खिलाना है। तो ये जो ना इनकी पिक जो है वो नहीं है, उसके ऊपर से बदकिस्मती जो है कि आमिर भी आपके पास बाहर हो गया, मगर आमिर की जगह जो है अभी जो लड़का इन्होंने लिया है वो अच्छा बॉलर है, मीर हमजा को इन्होंने पिक किया है। तो बहरहाल जो है ना मैं नहीं समझता कि जो है 5 मैच हारने के बाद जिस तरीके से जो है इनकी जो टीम जो है नीचे बॉटम पे चली गई है, आप लगातार जो है जाके उस एनवायरनमेंट में जो बिल्कुल एक नया एनवायरनमेंट है, वहाँ पर जो है ड्यू फैक्टर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व। आप देखेंगे जो है ना जब जैसे शाम होती है उसके बाद जो है बॉल जो है इतनी तेजी से नहीं बाउंड्री की तरफ जाती, जबकि कराची में उसका बिल्कुल दूसरा। लेकिन ड्यू फैक्टर की वजह से कहते थे फील्डिंग मुश्किल हो जाती है, इसीलिए टीमें टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला करी, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, टीमों के लिए बैटिंग करना मुश्किल हो रहा है, फील्डिंग करने वाली टीम तो मैच जीत रही है सर बाद में। मगर ड्यू नहीं है इसका मतलब, मजहर वाली बात को शायद मैं कहूंगा कि ड्यू नहीं है लाहौर में, इसका मतलब ड्यू है। तो फिर वो टॉस जीतने वाली टीम बैटिंग क्यों कर रही है पहले? मगर देखेंगे कल लाहौर और मुल्तान वाले मैच में क्या वो अभी आपके पास 2 ही मैच हुए हैं, अभी 2 मैच के बाद आपको पता नहीं, अभी 2 मैचों में क्या लगता है आपको ड्यू थी इन 2 मैचों में, इन 2 मैचों की बात? नहीं देखे ड्यू फैक्टर वहां पर होगा, थोड़ी बहुत तो होगी जरूर, जाहिर सी बात है, होगी, बिल्कुल होगी, ऐसा नहीं है कि ड्यू नहीं हो। लेकिन इतना जो है यानी बाद में बैटिंग करने वाली टीम को फायदा नहीं पहुंच रहा सर, जिस तरह कराची में था कि बाद में बैटिंग करने वाली टीम बड़े आराम से 200 से ऊपर रन भी चेज कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे फरहान भाई? ड्यू फैक्टर होता है, लेकिन देखा जाता है कितना ड्यू फैक्टर है, क्या वो इतना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है बॉलरों को, फील्डरों को इतना ज्यादा नजर नहीं आया। हाँ, एक आध दफा ऐसा नजर आया कि बॉलरों को मुश्किलात हुई है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि अगर इतना होता ड्यू फैक्टर तो यकीन बॉलें सही नहीं पड़ती, ग्रिप नहीं होती और नजर आती चीज। लेकिन जो फैजान ने बात बोली यकीनी तौर पर मैं इसकी तायद करता हूं, क्योंकि शोएब मलिक जब कराची किंग के कप्तान थे तो कोई ना कोई मसला जरूर था कि 1 साल के बाद शोएब मलिक को यहां से जाना पड़ गया। और शकील अंसर की उन्होंने बात की, यकीनी तौर पर शकील अंसर में कोई ना कोई तो ऐसा मसला था, एक मैच खेलने के बाद वो टीम से बाहर हो गए। ये सियासी तौर पर आते हैं और सियासी तौर पर जाते हैं। दरमियान में तब्दील कर दिया गया था, आए थे बड़े अच्छे टूर्नामेंट के दरमियान में शोएब मलिक को तब्दील किया गया था कराची। जी मतलब मसाइल होंगे, और इसी तरह आज जो मसाइल चल रहे हैं वसीम अकरम के साथ, कल जब जाएंगे तो ये चीजें नजर आएंगी। तो कराची किंग जो है मार्केटिंग से हटकर अगर इन चीजों पर नजर रखे तो इनकी बहुत अच्छी टीम बन सकती है। अच्छा सर, अब लास्ट मिनट है प्रोग्राम का, सिर्फ मैं लास्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर के हवाले से प्रेडिक्शन लेना चाहूंगा, क्या कहते हैं नवीद भाई? क्वेटा ग्लैडिएटर या इस्लामाबाद यूनाइटेड, एक जवाब देना है बस। डॉक्टर साहब मैं तो अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए इस्लामाबाद को बोलूंगा, लेकिन मैं क्वेटा के साथ जाऊंगा सर। एक बात क्वेटा के साथ है, आप बताएं सर। जेम मींस क्वेटा। ओके, आप क्या कहते हैं सर? इस्लामाबाद जीतेगी। इस्लामाबाद जीतेगी। आप क्या कहते हैं? आज सरफराज की कप्तानी जीतेगी। सरफराज की कप्तानी जीतेगी। सरफराज यानी आप किसी और की तरफ नहीं, आप कह रहे हैं बस डायरेक्ट सरफराज। जी सही कहना है। चले जेम्स और सरफराज आज जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों एक थोड़ा सा टाइम बता दूं आपको, हल्का सा अगर टाइम दे देता हूं तो ये जो बात कर रहे थे सर ड्यू फैक्टर के हवाले से बात कर रहे थे, यहाँ मैं बॉलर प्लेयर की होमवर्क की बात करूंगा थोड़ा सा, कि इन्होंने प्रोफेशनलिज्म दिखाया है, ड्यू फैक्टर को साइड पे डाल दिया और टीमें तैयार होकर आ रही है कि ड्यू फैक्टर के प्रॉब्लम होगा, फिर भी फेस करने टेक्निक बनाइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद जमीर साहब आपका, फैजान बाकर साहब आपका, फरहान फरीद साहब आपका, और मजहर अमान साहब आप। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।